आज का मौजूद जो है वो सील रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में है। ओपन टाइप कंप्रेसर के हिस्से उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की 3 अक़साम हैं: ओपन टाइप, सेमी सील्ड और सील्ड। आज हम सील्ड कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे। तो सील्ड कंप्रेसर जो है उसको हर्मेटिक भी कहते हैं, हर्मेटिक कंप्रेसर भी कह सकते हैं और उसका सील्ड कंप्रेसर भी कहेंगे। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो शुरू में ओपन टाइप कंप्रेसर बने थे, कंप्रेसर ज़्यादा था, मोटर ज़्यादा थी, जगह काफ़ी घेरते थे, आवाज़ आती थी, इसलिए छोटा कंप्रेसर बना दिया गया जिसकी मोटर जो है वो डोम के अंदर ही डाल दी गई है। कंप्रेसर जो है जिसे आमतौर पर टेक्नीशियन भाई हमारे जो पंप कह देते हैं, वो पंप और मोटर ये दोनों को इकट्ठा करके एक डोम के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आवाज़ कम हो जाती है। दूसरे नंबर पर जगह कम घेरता है। अब उसकी डिटेल जो है आज आपने समझनी है। पहले तो ये है कि डोम या हाउसिंग उसका जिस्म है। बाद में उसकी मैं कानूनी शक्ल बना के भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये देखें कि डोम या हाउसिंग जो है उसका जिस्म है। डोम आमतौर पर हमारे टेक्नीशियन भाई कहते हैं, हाउसिंग भी इसको कह सकते हैं। वो बंद होता है मुकम्मल तौर पर और उसकी बॉडी जो है वो माइल्ड स्टील की होती है, बड़ी मोटी चादर की होती है। वो बॉडी क्रैक नहीं होती, क्रैक नहीं होगी। अलबत्ता तेज़, बहुत तेज़ बत्ती लगाने से उसके डोम में सुराख किया जा सकता है। वेल्डिंग टॉर्च जो है बहुत तेज़ अगर लगाएंगे तो ऐसा पॉसिबल है। इसलिए उसको ऊपर अगर आपने कोई चीज़ अटैच करनी है, जैसे डिफ्रॉस्ट वाटर ट्रे को लगाना है, बाद दफ़ा उसके हेड के ऊपर, सर के ऊपर जो है हम एक बोल्ट वेल्ड करते हैं। वो बोल्ट वेल्ड करते वक्त एहतियात ये करनी है कि उसकी चादर जो है उसमें सुराख न हो जाए। वेल्डिंग टॉर्च को ज़रा तिरछा रख के फिर उसको बोल्ट को वहाँ वेल्ड कर देना है। तो बोल्ट वेल्ड करने के बाद उसके ऊपर ट्रे रख के नट लगाया जा सकता है, वाशर रख के, ताकि डिफॉल्ट वाटर ट्रे जो है उसमें फिट हो जाए। तो अब यहाँ पर जो है डोम या हाउसिंग आपको पता लग गया। बेस टिप्स नीचे की तरफ पतरियाँ लगी होती हैं जिनमें सुराख होते हैं। तो अब उसको फ्रिज के नीचे वाला हिस्सा जो है, एक बड़ी मजबूत चादर की प्लेट लगी होती है, उसमें 4 बोल्ट लगे होते हैं या बाद दफ़ा लगाने पड़ते हैं। तो कंप्रेसर के नीचे जो सुराख होते हैं साइडों पे, स्ट्रिपों के अंदर, पतरियों के अंदर सुराख होते हैं, उन सुराखों में रबड़ लगा ली जाती है ताकि वाइब्रेट करके आवाज़ पैदा ना हो। उसको रखा जाता है, उसमें गोल बुश डाले जाते हैं, ऊपर वाशर आके कस जाता है। इससे कंप्रेसर जो है वो फ्रिज की बैक साइड के ऊपर जो है मजबूती से फिट हो जाता है। डीप फ्रीजर में नीचे भी एक प्लेट मजबूत होती है, उस पर भी ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रिक वाटर कूलर में ऐसा होता है। बात तो जहाँ कंप्रेसर लगाना होता है उस प्लेट को मजबूत होना चाहिए, तो कंप्रेसर एक वजनी चीज़ है ताकि वो मसला ना बने। इस तरीके से बेस टिप्स होती हैं। उसके बाद चार्जिंग लाइन, उसके जिस्म के ऊपर एक सुराख करके एक लाइन लगाई जाती है जिसे हम चार्जिंग लाइन कहते हैं। तो चार्जिंग लाइन के ज़रिए हम आम हवा का या नाइट्रोजन गैस का प्रेशर देकर पूरे सर्किट की लीक चेक कर सकते हैं। उसी लाइन के ज़रिए हम वैक्यूम करते हैं, गेज लगाई होती है हमने, बजरिया गेज, उस लाइन से हम वैक्यूम करते हैं, यानी पूरे सर्किट से हवा या नाइट्रोजन गैस मुकम्मल तौर पर एग्जिट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं ताकि अंदर वैक्यूम हो जाए, खला हो जाए। उसी के ज़रिए फिर गैस चार्ज की जाती है, इसलिए उसको चार्जिंग लाइन कहते हैं। उसके ज़रिए गैस चार्ज की जाती है। तो पहले जो चार्जिंग लाइन होती थी उनका तरीकाकार ये था कि चार्जिंग लाइन लगा कर
गैस मुकम्मल करने के बाद बजरिया एक पंच प्लायर या पंचिंग टूल के ज़रिए चार्जिंग लाइन जो है, जो तांबे की होती है, उसको पंच किया जाता था। आगे से काट कर उसके ऊपर वेल्डिंग करके माल भरा जाता था, यानी सोल्डरिंग की जाती थी। तो सिल्वर सोल्डर के जिसको मुंह बंद कर देते थे। तो उसके बाद ब्रांच उसको पंच प्लायर को उतार लेते थे, या जो दूसरा टूल है, पंचिंग टूल है, कई शिकाल के बने हुए हैं, उनको खोल लेते थे, गैस अंदर आ जाती थी। लेकिन अब जो है 15-20 साल से एक लाइन आई हुई है जिसके अंदर पिन वाल लगा होता है। वो पिन वाल लाइन जो है बाजार से मिल जाती है, उसको हम चार्जिंग लाइन के साथ वेल्ड कर लेते हैं, सोल्डर कर लेते हैं या ब्रेजिंग कर लेते हैं। उसी के ज़रिए हम प्रेशर दे के लीक चेक करते हैं, उसी के ज़रिए वैक्यूम करते हैं और उसी के ज़रिए गैस चार्ज कर लेते हैं। उसका फ़ायदा जो होता है, इसके अंदर पिन वाल होता है, हम लाइन निकाल लें, गैस बाहर नहीं आएगी। कभी गलती से गैस कम चार्ज हो गई तो दोबारा डाली जा सकती है, अगर ज़्यादा चार्ज होगी तो निकाली जा सकती है। लेकिन अगर आपने पंच डाल दी है, ना तो आप गैस को ज़्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा 800-600 गैस जो है, जिसको आग लग जाती है, उसको ज़हन में रखिएगा, उसके लिए भी पिन वाल बहुत अच्छा है। तो पिन वाल वाली लाइन जो है वो वहाँ पर लगा लेनी है, ताकि वहाँ पर वेल्डिंग वाला मामला जो है, सोल्डरिंग वाला मामला दोबारा ना हो। तो ये चार्जिंग लाइन है जो आमतौर पर कॉपर की बनी होती है। उसके बाद सक्शन लाइन है। ये वो लाइन है जो एवेपोरेटर से या फ्रीज़र से वापस आ रही होती है और कंप्रेसर को लगती है। ये भी कंप्रेसर के जिस्म के ऊपर एक सुराख करके इस लाइन को लगाया जाता है। तो सक्शन लाइन के ज़रिए जो बुखारात आते हैं, ठंडे बुखारात आते हैं, वो कंप्रेसर के अंदर चले जाते हैं, कंप्रेसर के जिस्म के अंदर चले जाते हैं, हाउसिंग के अंदर चले जाते हैं, डोम के अंदर चले जाते हैं। तो वो नीचे कंप्रेसर हाल होता है और गैस उसके ऊपर मौजूद होती है। वही गैस कंप्रेसर उठा के इंटरनल डिस्चार्ज लाइन के ज़रिए बाहर भेज देता है। तो सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दो लाइनें हैं जो दोनों ही कंप्रेसर के जिस्म में खुलती हैं। बहालत मजबूरी हम सक्शन लाइन को चार्जिंग बना सकते हैं और चार्जिंग लाइन को सक्शन बना सकते हैं। लेकिन बाज़ कंप्रेसर ऐसे होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है, तीर का निशान दिया होता है, कोई इंडिकेशन दी होती है कि ये सक्शन लाइन है, तो उसी को ही सक्शन लाइन बनाना चाहिए, दूसरी को चार्जिंग लाइन। अदरवाइज आम काम के अंदर, जैसे डी फ्रीज़र है, डी फ्रीज़र में जो सक्शन लाइन है और जो डिस्चार्ज लाइन है वो साथ साथ रख ली जाती हैं और चार्जिंग अलग कर ली जाती है काम की आसानी के लिए। तो फ्रिज के अंदर ऑप्शन होती है कि आप सक्शन को चार्जिंग और सक्शन बना लें, या उसकी चार्जिंग रहने दें, सक्शन रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद चार्जिंग लाइन का पता लग गया। सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन वो लाइन है जिसके ज़रिए गैस जो है कंडेंसर में जाती है। तो कंप्रेसर के अंदर की तरफ, डोम के अंदर की तरफ जो कंप्रेसर से लाइन निकलती है, अंदर भी एक लाइन होती है जिसको बैंड दिया होता है, उसको इंटरनल डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। उसके ज़रिए गैस जो है वो बाहर निकलती है। एक्सटर्नल डिस्चार्ज लाइन जो है बाहर जो हमें नज़र आती है उसमें चले जाती है। उस लाइन को इसलिए फ्लेक्सिबल किया जाता है कि जब भी कंप्रेसर चलता है तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है। नीचे स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग का बैठाया होता है, या साइड स्प्रिंग होते हैं, 3 स्प्रिंग होते हैं, कभी किसी में 4 होते हैं। तो उसकी वजह से जिस वक्त कंप्रेसर चलता है
यानी कंप्रेसर की मोटर उसको स्टार्ट देती है, चलाती है पंप को, तो झटका लगता है। उस झटके को बर्दाश्त करने के लिए वाइब्रेटिंग स्प्रिंग होते हैं। इसके अलावा जो बेंड दे के उसको लिया जाता है ताकि इंटरनल डिस्चार्ज लाइन टूट ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, जब कंप्रेसर ऑयल जो है वो उसके स्प्लैश सिस्टम होता है उसके अंदर, तो छींटे पड़ते हैं, और छींटे इंटरनल डिस्चार्ज लाइन के साथ लगते हैं। तो इस तरीके से जो है वो कंप्रेसर ऑयल गर्म हो जाता है, उस इंटरनल डिस्चार्ज की वजह से वो भी काम ठीक रहता है। ऑयल कूलर लाइंस, ये तमाम कंप्रेसरों में नहीं होती। ये ऑयल कूलर लाइन तमाम कंप्रेसरों में नहीं होती। कुछ कंप्रेसर में होती हैं, कुछ में नहीं होती। इनके लगाने का क्या फ़ायदा है? इनके लगाने का ये फ़ायदा होता है, कंप्रेसर के जिस्म के नीचे की जानब 2 आपको ट्यूबें नज़र आएंगी। होती एक ही ट्यूब है, सिरे 2 हैं, वो अंदर जाकर घूम के फिर बाहर आ जाती है। कंप्रेसर के नीचे की तरफ होती हैं, वो कंप्रेसर ऑयल को गर्म रखती हैं ताकि कंप्रेसर ऑयल की वजह से लुब्रिकेशन जो है वो आसान रहे और कंप्रेसर ऑयल की वजह से ही इसकी हीट खारिज हो। ये कैसे होता है? कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन निकली, कंडेंसर में गई। अब कंडेंसर जो है उसकी लंबाई जो है सपोज 48 फुट है, उसमें 20 फुट जो है कंडेंसर, जब 20 फुट के बाद एक लाइन नीचे ले आते हैं, वो कंप्रेसर के जिस्म में ले जाते हैं, फिर वापस ला के बाहर ले जाते हैं, फिर कंडेंसर के ज़रिए उसको मुकम्मल करते हैं। यानी डिस्चार्ज लाइन निकली, कंडेंसर को गई, कंडेंसर को 20 फुट के बाद फिर नीचे ले आए, कंप्रेसर के अंदर ले गए, फिर बाहर ले आए, बाकी जो 28 फुट वो पूरा किया। तो ये जो इंटरनल जो पाइप अंदर चले गया कंप्रेसर के, ये भी कंडेंसर का हिस्सा है, पार्ट ऑफ कंडेंसर। अब जिस वक्त हम कंप्रेसर को चलाते हैं तो क्योंकि कंडेंसर में गैस गर्म होती है, तो कंप्रेसर ऑयल ठंडा होता है। थोड़ी देर के लिए वो कंडेंसर जो है, जो पाइप अंदर गया हुआ है, वो ऑयल को गर्म करता है, ठंडे ऑयल को गर्म करता है। लेकिन 10, 12, 15 मिनट के बाद वही ऑयल जो ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि जब मोटर चलती है उसकी 2 वाइंडिंगें हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, उनमें हीट पैदा होती है, उसकी वजह से उसका स्ट्रिप्स गर्म होती है, स्टेटर गर्म होता है। इसके अलावा पंप जब चलता है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है, जब पिस्टन सिलेंडर ऊपर नीचे चलता है वो भी गर्म होता है। उनकी हीट जो है वो किस में ट्रांसफ़र होती है? ऑयल में, क्योंकि ऑयल चारों तरफ लगता रहता है। तो अब जो है, जो लाइन अंदर डाली हुई हैं, उनका फ़ायदा ये होता है कि वो कंप्रेसर ऑयल से हीट लेकर उसकी हीट भी खारिज करते हैं। इस तरीके से कंप्रेसर जो ओवर हीट नहीं होता। तो जिन कंप्रेसर में ऑयल कूलर लाइंस लगी हुई हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो कंप्रेसर की लाइफ लंबी हो जाती है, इसलिए ऑयल कूलर लाइंस लगाई गई हैं। हमारे अक्सर टेक्नीशियन भाई जो उसको कैंसिल कर देते हैं कि जो 2 टांके फालतू क्यों लगाने हैं, बाहर बाहर जोड़ लगा देते हैं, तो ऐसा भी कर लेते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि उन ऑयल कूलर लाइंस को जो कंपनी ने बनाई हुई हैं उनको इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर है। ये लाइन जो हैं ये अक्सर लोहे की बाहर निकली होती हैं, किसी किसी में कॉपर की भी होती हैं। तो बाहर तो वहाँ पर अगर लोहे के साथ जोड़ा तब भी ब्रेजिंग की जाएगी। अगर तांबे का पाइप लगा हुआ कंडेंसर के साथ तो फिर भी ब्रेजिंग की जाएगी। अगर वो हाई कॉपर की हैं तो फिर सोल्डरिंग की जाएगी, लेकिन ज़्यादातर लोहे की होती है। डिफ्रॉस्ट वाटर ट्रे जो है, देखने में आम सी चीज़ है। अब कंप्रेसर के हेड के ऊपर जो है, अगर आप डिफ्रॉस्ट वाटर ट्रे लगा देते हैं, उसका बहुत फ़ायदा होता है। और लोहे की लगानी चाहिए, और
अच्छी किस्म की लगाएंगे, मोटे लोहे की भारी चादर की लगाएंगे। माइल्ड स्टील की बनी होती है, नरम लोहे की चादर होती है, उस पर काला रंग किया होता है, बाजार से बनी बनाई मिल जाती हैं। एक हल्की मिलती है, एकदम भारी मिलती हैं, लेकिन बेहतर भारी लें और बड़ी लें। छोटी मिलती हैं, बड़ी होगी तो बहुत बेहतर है। एक अमेरिकन रेफ्रिजरेटर मैंने देखी, उसके नीचे की तरफ काफ़ी बड़ी ट्रे लगी है डिफॉल्ट। लेकिन जो काबिल तारीफ बात है वो काबिल तारीफ बात है, उसमें पानी आ गिरता है, वो कंप्रेसर की सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से कंप्रेसर काफ़ी हीट खारिज करती है, तो कंप्रेसर की लाइफ लंबी हो जाती है। अब जो है ना, सिर्फ ये बातें सोचने वाली हैं। अब कई लोग, कई कंपनी ने प्लास्टिक की लगाई हुई है। कंपनी वाले मेरी बात का गुस्सा ना करें, तो ये इंतहाई गलत बात है, गलत काम किया उन्होंने। किसी कंपनी ने किया, दुनिया की किसी कंपनी ने किया, वो मेरे साथ नेगोशिएट करें, बात करें मेरे साथ बैठ के कि प्लास्टिक तो नॉन कंडक्टर है, ये उल्टा उसकी हीट को रोकता है और खुद प्लास्टिक जल जाता है हीट की वजह से। इसलिए मैं अपने उन भाइयों को में से बात करना चाहता हूँ, उन इंजीनियर से, कि जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, मेहरबानी करके अच्छी भारी ट्रे लगा दें वहाँ पर। प्लास्टिक की ना लगाएं, लोहे की लगाएं, और मोटा लोहा हो, मजबूत लोहा हो, ठीक है, जिसको जल्दी जंग ना लगे, इस किस्म की चादर वहाँ पर चादर वाली प्लेट जो लगा दी जाए, और उससे कंप्रेसर की हीट जो है वो खारिज होती रहेगी, उसकी लाइफ लंबी हो जाएगी। प्लास्टिक के क्या डाइयाँ से महंगी या निकालने का लगाते जाएं, मैं इसको पसंद नहीं करता। मैं अक्सर उसको, अगर लगी हुई प्लास्टिक उतार के लोहे की लगा देता हूँ। मेहनत तो करनी पड़ती है थोड़ी सी, तो बोल्ट वेल्ड करें, उसको तो लगाएं, सारा काम करें, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कंप्रेसर की लाइफ लंबी रहती है। जिस कस्टमर का भी काम करना है, अगर आपका वो दुश्मन भी है, काम उसका सही कर दें, उसका जवाब आपने रब को देना है। काम में कभी बेईमानी न करें। अगर कोई आदमी आपके पास पैसे मारता, ये वो खुद जवाब दे है, लेकिन आप अपनी तरफ से बेहतर काम करके दें, अच्छी क्वालिटी का काम करके दें। अगर कोई कंप्लेन गलत हो भी जाती है, उसको अटेंड करें, घबराएं ना, लगे रहें पीछे, ठीक है, तो कामयाबी हो जाती है। इसलिए डिफॉल्ट वाटर ट्रेड है, इसका पानी कहाँ से आता है? फ्रिज का 2 दरवाजे फ्रिज है, ऊपर वाले खाने में फ्रीज़र है, नीचे वाले खाने में ट्यूबों का सेट है या चादर की प्लेट है। जो जापान के हैं रेफ्रिजरेटर बने हुए, उनमें तो शिबा है, नेशनल है, मित्सुबिशी है, दूसरी रेफ्रिजरेटर अक्सर ट्यूबों का सेट लगा होता है। ट्यूबों का सेट ऐसे होता है, साथ पट्टी होती है, एक हर ट्यूब के साथ पट्टी लगी हुई है, वो अल्मुनियम का बना होता है, टेढ़ा बना होता है ऐसे करके। इस तरीके से पानी जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, जगह बनी होती है, वहाँ से पानी जो है बाहर चला जाता है, निकलने के बाद वो कंप्रेसर के हेड के ऊपर आता है। वहाँ अगर डिफॉल्ट वाटर ट्रे होगी, तो जो पानी डिफॉल्ट होगा, ज़ाहिर बात वो ठंडा होगा। पहले बर्फ़ आई हुई थी, बर्फ़ पिघल गई, फिर बर्फ़ आती है, फिर पिघलती है। जब जब भी वो थर्मोस्टेट उसको बंद करवाता है कंप्रेसर को, तो वो जो ऊपर फ्रॉस्ट आई होती है नीचे वाले खाने की प्लेट के ऊपर या ट्यूबों के सेट के ऊपर, वो पिघलती है, डिफ्रॉस्ट होती है, निकलती है और कंप्रेसर के हेड पे आ जाएगी। उससे ठंडा पानी जब उसके ऊपर गिरेगा, तो इस तरीके से वो कंप्रेसर जो है अपनी हीट खारिज करेगा, उसकी लाइफ लंबी हो जाएगी और वो पानी जो है वो सासा वेपर हो जाएगा। अगर किसी आदमी ने गलती से थर्मोस्टेट फुल कर दिया है, आखिरी नंबर पर ले गए हैं, अगर 7 नंबर पे किया हुआ है, हो सकता है वो लगातार चलता जाए, ऑटो ना करे। तो जब भी कभी ऑटो करे बहुत देर के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा पानी और डिफॉल्ट वाटर ट्रे से बाहर आ जाएगा। इसलिए थर्मोस्टेट को वहाँ पर रखें जहाँ पर वो आसानी से कंप्रेसर ऑटोमेटिक करता रहे। थोड़ी सी बर्फ़ फ्रॉस्ट आए फिर पिघल जाए, फिर आए पिघल जाए,
इससे बिजली का बिल भी कम होगा, कंप्रेसर की लाइफ लंबी होगी और चीज़ें जो पड़ी वो भी ख़राब नहीं होंगी। हेड प्लेट। अब हम कंप्रेसर के डोम के अंदर की तरफ आ रहे हैं। उसको ऐसा किया जाता है, कैसे पता लगेगा हमें? उसका जो कंप्रेसर रिपेयर करने वाले होते हैं, अगर आपके पास कोई कंप्रेसर मौजूद है, आप उनके पास ले जाएं। आप उसके कटर होता है, आप अपने पैसे लें, कटर से काट देंगे, अंदर से वो आपके सामने आ जाएगा। अब बाज़ कंप्रेसर ऐसे हैं जिनकी मोटर नीचे की तरफ है, पंप ऊपर की तरफ, यानी कंप्रेसर ऊपर की तरफ है। कईयों का पंप ऊपर की तरफ, मोटर नीचे की तरफ है। जर्मन वालों ने पंप ऊपर की तरफ रखा हुआ है, मोटर नीचे। जापान वाले पंप नीचे, पंप मोटर ऊपर की हुई है, कोई मसला नहीं है। कईयों स्प्रिंग नीचे लगे, कईयों साइडों पर लगाए हुए हैं। तो मकसद ये है कि जो पंप है, असल कंप्रेसर वही है, उसके ऊपर की तरफ एक प्लेट है, कास्ट की बनी हुई है, किसी में एल्युमिनियम की होती है। वो हेड प्लेट जो है उसके ऊपर 4 बोल्ट लगे हुए हैं। तो हेड प्लेट जो है उसको आप खोलेंगे तो बोल्ट मैंने लिखा हुआ है वो मौजूद हैं, वो निकाल लिए, अलग कर लिए। जब उस प्लेट को उठाएंगे, उसके अंदर के 2 सुराख हैं बने हुए हैं, 2 जगह बनी हुई हैं, एक सक्शन पोर्ट, एक डिस्चार्ज पोर्ट है, जो हेड प्लेट के अंदर ही है। ठीक है, हेड प्लेट बोल्ट्स, हेड प्लेट जॉइन। हेड प्लेट उठाएंगे, जॉइन नजर आएगा आपको, उसको गैस्केट भी कहते हैं, पैकिंग भी कहते हैं। जॉइन कह लें, पैकिंग कह लें, गैस्केट कह लें। ठीक है, तो वो एस्बेस्टॉस शीट का बना होता है। जॉइन की बहुत सारी किस्में, इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे जब गैस्केट पर बात करेंगे। तो वो जो है वो हेड प्लेट और वाल प्लेट के दरमियान लगा होता है। वो भी इस तरीके से होता है कि सक्शन पोर्ट के लिए अलग, डिस्चार्ज पोर्ट के लिए अलग जगह बनी होती है। इस तरीके से यानी गैस जो है वो पहले सक्शन पोर्ट में जाती है, फिर वाल प्लेट के ज़रिए सिलेंडर में जाएगी, वापस आने के बाद फिर डिस्चार्ज जो वाल है वहाँ से निकलने के बाद जो है वो डिस्चार्ज जो है आपका पोर्ट होगी, वहाँ से फिर वो बाहर डिस्चार्ज मफलर में जाएगी गैस। तो वहाँ तो उसमें 2 हिस्से हैं। ठीक है, डिस्चार्ज पोर्ट और सक्शन पोर्ट। उसके बाद जो है सक्शन फ्लैपर वाल। जो वाल प्लेट होती है उसका दूसरा नाम मिड प्लेट है, तीसरा नाम है इंटरमीडिएट प्लेट। उसको मिड प्लेट कह लें, इंटरमीडिएट प्लेट कह लें या वाल प्लेट कह लें। वाल प्लेट इसलिए उस पर वाल लगे होते हैं। मिड प्लेट या इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं हेड और हेड प्लेट के दरमियान लगी होती है, इसलिए इंटरमीडिएट या मिड प्लेट कह देते हैं। तो यहाँ पर जो है जो वाल प्लेट है, अच्छा, जो हेड प्लेट है उसके नीचे वाली सतह बिल्कुल साफ होती है, ऊपर जैसी मर्जी खुरदरी हो। लेकिन जो वाल प्लेट है उसके नीचे भी ऊपर दोनों तरफ सतह बेहतरीन तरीके से साफ होती है, सीधी होती है, बिल्कुल 100%। उसमें 2 सुराख होते हैं, एक सक्शन का सुराख होता है, डिस्चार्ज का सुराख होता है। सक्शन का सुराख जो है उसके साथ सक्शन फ्लैपर वाल लगा होता है। अगर वाल प्लेट को उठाएंगे, नीचे की तरफ सक्शन फ्लैपर वाल होगा और ऊपर की तरफ डिस्चार्ज वाल होगा। डिस्चार्ज फ्लैपर वाल जो है उसके ऊपर फिर पतरी लगी होती है, दोनों सक्शन फ्लैपर वाल भी पतरी होती है, डिस्चार्ज फ्लैपर भी पतरी होती है, दोनों ही माइल्ड स्टील की बनी होती, स्प्रिंग स्टील की बनी होती है, स्पेशल स्टील उसका बनी होती है, आम चादर से नहीं बनाई होती। उसको आप देखेंगे तो वो जो है वो डिस्चार्ज फ्लैपर वाल है, उसके ऊपर एक और पतली लगाई होती है बेंड करके, उसके ऊपर एक मोटी पतली लगाई होती है जिससे डिस्चार्ज वाल रिटेनर कहते हैं। ये ना हो कि प्रेशर के जरिए वाल ऊपर उठे और बाहर निकल जाए। उसको होल्ड करने के लिए क्या लगाया जाता है? डिस्चार्ज वाल रिटेनर। अच्छा, वाल प्लेट और उसकी गैस्केट जो है, ठीक है, तो उसकी गैस्केट जो है उस दोनों मैंने इकट्ठे लिख दी हैं। तो वाल प्लेट जो है, हेड कंप्रेसर का वाल प्लेट के दरमियान जो गैस्केट है वो
बहुत ही एहतियात से बनाना पड़ता है, अगर दोबारा बनाना पड़े, वो भी एस्बेस्टॉस शीट का बना होता है, तो उसको ट्रेस करना पड़ता है। तो वो जो गैस्केट है वो वहाँ पर होगा, वो भी सक्शन और डिस्चार्ज की गैस को आपस में नहीं मिलने देता। ऊपर वाला गैस्केट कभी इसलिए होता है और लीकेज का इम्कान नहीं होता, वहाँ से गैस लीक नहीं होती, क्योंकि इस तरीके से रखने के बाद अच्छी तरह कसती जाता है बोल्टों के जरिए। कंप्रेसर हेड जो है वो भी बिल्कुल सतह साफ होती है, दरमियान में सुराख है और सिलेंडर बना हुआ है। सिलेंडर अंदर से बिल्कुल साफ और शफाफ होता है, जैसे बंदूक की नाली होती है इस तरीके से बना होता है। उसके अंदर जो है पिस्टन है, कंप्रेस जो फ्रिज या का कंप्रेसर होता है उसका जो पंप है यानी कंप्रेसर जो है उसमें पिस्टन के साथ पिस्टन रिंग वगैरह आई रिंग वगैरह नहीं होते, वो सादा ही होता है। जब पंप खराब हो गया तो पूरा पंप साइड पर रखा, दूसरा लगा लिया। तो उसमें अक्सर जो है ना वाल प्लेट का प्रॉब्लम होता है, वाल प्लेट निकाली, उसको साफ किया, वालों को सेट किया, दोबारा गैस पर बना के लगा दिया, काम चल जाता है। अब बहुत सारे ममालिक में उम्र जो अमीर ममालिक हैं जिन ठीक है वो क्या करते हैं, कंप्रेसर खराबी हुई उठा के इधर रखो, टाँके लगाओ, नया कंप्रेसर लगाओ। लेकिन इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान वगैरह है या मिस्र है, इन ममालिक में रिपेयरिंग कर ली जाती है। लेकिन ये कस्टमर डिपेंड करता है, कस्टमर कहता नहीं जी मुझे नया कंप्रेसर लगा दें, रिपेयर नहीं करवाना मैंने, ठीक है नया लगवा लें। एक कहता है मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मुझे कंप्रेसर रिपेयर करवा दें, कोई बात नहीं, कंप्रेसर रिपेयर हो जाता है। कंप्रेसर वालों के पास ले जाते हैं, उनके पास कटर लगे हुए हैं, कटर लगाते हैं, कंप्रेसर बाहर निकाला, उसका आयल बाहर निकाल लेंगे, उसके पास ले जाएंगे ताकि आयल गिर ना जाए। कटर लगाते हैं, कटर लगाने के बाद बाहर निकाल के देखते हैं उसका पंप खराब है या मोटर ख़राब है। मोटर में खराबी क्या होती है, उसकी वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, वाइंडिंग जल तो नहीं गई, वाइंडिंग जल के पेपर झड़ने के बाद स्टेटस साला का शॉर्ट तो नहीं हो गया, या अम्पेयर ज़्यादा तो नहीं दे रही है वाइंडिंग, ठीक है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो पूरा स्टेटर निकाल लेते हैं, जिसको कोर भी कह देते हैं, वो सेट बाहर निकाल कर रख देते हैं। नया स्टेटर वहाँ रख के, नया नहीं वो भी सेकेंड हैंड ही होता है, यूज होता है, नहीं उसको निकाल रखते हैं जो सही होता है, लगाने के बाद उसको सेट कर देते हैं बाहर, तो वही दोबारा चल जाता है। तो इस तरीके से जो है ये मामला होता है। तो अब जो है सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड जो है पिस्टन है उसके नीचे की तरफ कनेक्टिंग रॉड लगा होता है। कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ने के लिए क्या चीज़ होती है, पिस्टन पिन होती है। पिस्टन पिन आगे पीछे ना हो जाए, पिस्टन पिन लॉक, जैसे मैंने आपको पहले ओपन डे कंप्रेसर बताया था, उसके अंदर भी ऐसे ही होगा, सेमी शील्ड में भी ऐसे होगा। क्रैंक शाफ्ट जो है, क्रैंक शाफ्ट का तलब जो है वो इलेक्ट्रिकल रोटर के साथ डक्ट होता है। जब इलेक्ट्रिकल रोटर जो है वो घूमता है तो क्रैंक शाफ्ट घूमती है, तो क्रैंक शाफ्ट के साथ जो है कनेक्टिंग रॉड है, तो क्रैंक शाफ्ट को बेंड होता है, बेंड ऊपर तरफ जाएगी, अगर जाएगा तो कनेक्टिंग रॉड भी ऊपर तरफ जाएगा, पिस्टन ऊपर तरफ जाएगा, तो प्रेशर क्रिएट करेगा, ओपन जो वाल है डिस्चार्ज वाल खुल जाएगा, फिर नीचे की तरफ क्रैंक शाफ्ट लेकर आएगी, इसको कनेक्टिंग रॉड को, कनेक्टिंग रॉड जो है वो पिस्टन को नीचे लेकर आए, जब पिस्टन नीचे आएगा सक्शन वाल्व खुलेगा, गैस अंदर आ जाएगी, ये अमल शुरू हो जाएगा। अब जो है क्रैंक शाफ्ट हो गई, सक्शन मफलर, डिस्चार्ज मफलर, इनका काम जो है, मफलर जो है क्या काम करता है, टू डिक्रीज द नॉइस ऑफ रेफ्रिजरेंट, आल्सो टू रेगुलेट द रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट जो है वो डायरेक्ट इंटरनल डिस्चार्ज लाइन में भी नहीं भेजते, बल्कि वहाँ से गैस जो है एक हिस्सा बनाया होता है गोल शक्ल में, जैसा भी है उसमें वो गैस जाती है, फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है। वो दो हिस्से बना लेते हैं, एक हिस्सा भी होता है, तीन हिस्से भी हो सकते हैं, वो इस तरीके साथ साथ जुड़े होते हैं, उनसे फिर गैस उसमें जाके फिर आगे जाती है। जब गैस डायरेक्ट नहीं जाती, क्योंकि जब पिस्टन नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, इस तरह पंपिंग जो है ना होगी,
तो उसमें रेगुलेटरी नहीं है, उसके अंदर आके फिर गैस रेगुलेट हो जाती है और इंटरनल डिस्चार्ज के जरिए बाहर जाती है। सक्शन मफलर का भी यही काम है, उसमें जो गैस आती है वो स्टे करके फिर आगे जाती है। इंटरनल सक्शन लाइन, जो सक्शन मफलर होता है उसके साथ छोटा सा सुराख होता है, छोटी सी लाइन लगी होती है, वहां से गैस अंदर की तरफ जाती है। यानी सक्शन लाइन जो आ रही होती है इवेपोरेटर से, वो कंप्रेसर के डोम के अंदर होती है। अब डोम के ऊपर तरफ गैस है, नीचे की तरफ आयल है। जैसे किसी तालाब के ऊपर हवा तैरती है, इसी तरीके से आयल के ऊपर जो गैस है जो वेपर हालत में होगी वो इस तरीके से होगी। अब वहां पर सुराख है सक्शन का, वहां से गैस के अंदर दाखिल होगी, सक्शन मफलर में जाएगी, सक्शन पोर्ट में जाएगी, सिलेंडर में जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर डिस्चार्ज मफलर में जाएगी, डिस्चार्ज इंटरनल डिस्चार्ज लाइन के जरिए बाहर चली जाएगी, एक्सटर्नल डिस्चार्ज लाइन। उसके बाद वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, ये वाइब्रेटिंग स्प्रिंग जो हैं वो डोम के नीचे की तरफ 3 छोटे छोटे जो है ना वो स्टे बनी होती हैं, जिनके ऊपर स्प्रिंग रखे जाते हैं। उन स्प्रिंगों के ऊपर पंप आ जाता है। तो इस तरीके से वो जिस वक्त चलना है तो इस तरीके वाइब्रेशन होती है। तो नेची कंप्रेसर एक इटली का है, अमेरिका के बनाता है, इंग्लैंड ही बनाता है, और नेशनल जो है पैनासोनिक और जापान ही बनाता है, सिंगापुर ही बना रहा है। इसी तरीके से इंडोनेशिया ही बनाता है, सॉरी मलेशिया ही बनाता है। तो इस तरीके से वो एक ही चीज़ अंदर से चाइना भी बना रहा है। अब उसमें ऐसा है कि नीचे की तरफ स्प्रिंग है, ऊपर तरफ लगाया हुआ, और उसकी जो इलेक्ट्रिकल रोटर है उसकी शाफ्ट जो है वो ऊपर तरफ की होती है, और ऊपर वाला जो हेड होता है उसमें एक छोटी सी कटोरी सी होती है, उसके अंदर जाकर वो फंस जाता है ताकि वो अपनी जगह से बाहर ना निकल जाए। लेकिन अगर कंप्रेसर को जोर से नीचे फेंका जाए वैसे ही या झटके लगें तो बाहर आने के इम्कानात भी होते हैं, याद रखिएगा। तो ये मामला जो है, जो बिल्कुल गोल शक्ल का कंप्रेसर है उनमें नेची और पैनासोनिक, जिसको आमतौर पर हमारे टेक्नीशियन भाई नेशनल का कहते हैं, क्योंकि नेशनल फ्रिज के अंदर लग के आते रहे वो, तो है पैनासोनिक, यानी वही चीज़ है गोल शक्ल में, कोई किनारी वाले हैं कोई बगैर किनारी वाले हैं, बस एक जैसा ही है। अच्छा, तो वो स्प्रिंग नीचे की तरफ है, लेकिन जो डेनफास्ट कंप्रेसर है उसके ऊपर स्टे बनाई है 3 अंदर ही, उसके साथ कंप्रेसर स्प्रिंग लगे, उस स्प्रिंगों ने मोटर को और पंप पूरे सेट को उठाया हुआ है, पूरे सेट का उठाया हुआ है। वो अगर झटका लग भी जाए तो वो पंप स्प्रिंगों से बाहर या मोटर स्प्रिंगों से बाहर नहीं आते। लेकिन अगर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म होता हो किसी वजह से भी, तो स्प्रिंग ढीले हो जाते हैं। ढीले होकर जब भी कंप्रेसर बंद होता है तो पूरी पंप जो है बुमा मोटर झटका लगता है, बॉडी सा लगता है, आवाज़ पैदा होती है, ये मसला बन जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल रोटर जो है ये पतरियों का बना होता है, नरम लोहे की पतरी हैं, इसको मैग्नेटिक स्टील भी कहते हैं। ये बहुत महारत के साथ इनको आपस में जोड़ा जाता है और बाहर से बिल्कुल गोल शक्ल में होता है। उन पतरी के ऊपर एल्युमिनियम जो है उसको और नीचे की तरफ इस तरीके से दबाया जाता है, एक हिस्सा बन जाता है ताकि वो पतरियाँ अपनी जगह ठहरी रहें। और बाद दफ़ा एल्युमिनियम की इतने पतरियाँ से बाहर बना देते हैं ताकि चलने से अंदर जो है गैस घूमे और मोटर थोड़ी ठंडी रहे, छोटे से पंखे का काम कर जाता है। उस
जितनी ऊंचाई का रोटर होगा उतनी ऊंचाई का स्टेटर होता है। स्टेटर जो है वो अपनी जगह ठहरा रहता है, रोटर उसके अंदर घूमता है। रोटर घूमता है तो क्रैंकशाफ्ट घूमती है, तो पंप चाल पड़ता है और सक्शन डिस्चार्ज का अमल शुरू हो जाता है। तो जो स्टेटर है वो भी माइल्ड स्टील नर्म लोहे की पत्रियों का बना होता है और बहुत महारत के साथ बनाया जाता है। हमारे काम के अंदर जो मोटर इस्तेमाल होती है कंप्रेसर के अंदर, दुनिया की बेहतरीन मोटर में शुमार होती है। और इस लिहाज से कि आप देखें कि अगर पंप को लुब्रिकेशन होती रहे और वोल्टेज सही आते रहें, रिले सही काम करती रहे, तो कई रेफ्रिजरेटर ऐसी भी देखी हैं उनको 35 साल हो गए हैं, 35 ईयर, तो वही मोटर चल रही है। 15-20 साल तो आम मिसाल है ना। लेकिन शर्त यह है, जैसे मैंने आपको रेफ्रिजरेटर की एहतियातें बताई थी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना, उन एहतियातों पर, प्रिकॉशंस पर गौर किया जाए, उसके मुताबिक उसको चला जाए। तो बाहर तौर ये स्प्रिंग रोटर की बात होगी, स्टेटर की बता दी आपको। स्टेटर जो है, ठीक है, उसमें दो तरह की वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक रनिंग वाइंडिंग है। वाइंडिंग दो होती हैं, तीसरी वाइंडिंग नहीं होती। यानी जो हम कहते हैं कॉमन वाइंडिंग, किसी बंदे ने लिखा हुआ, किसी अल्लाह के बंदे ने, कॉमन वाइंडिंग नहीं होती, दो वाइंडिंग होती हैं। क्योंकि अकेली थ्योरी जो है आपने पढ़ी, प्रैक्टिकल देखा ही नहीं है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जब हम कंप्रेसर को रोजाना ही काट के देखते हैं, दूसरे तीसरे दिन देखते हैं जाके, जो कंप्रेसर को ठीक करने वाले बंदे हैं उन्होंने कौन सी पीआईडी की होती है, वो तो एक्सपीरियंस इतना होता है, डेली काम करते तो उनकी उंगलियां बता देती हैं, उनकी आंखें बता देती हैं काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको ही पता होना चाहिए। जब मैंने काम सीखा था उस वक्त हमें अपने हाथों से काटने पड़ते थे कंप्रेसर, आरी के जरिए काटने पड़ते थे। अब तो जिसको कहीं आरी से कटे कहते ये कैसे हो सकता है। उनको आसानी भी, तो अब तो काम बड़ा आसान हो गया है। हम खुद कंप्रेसर रिपेयर करते थे, तो अब तो जाए उनका बाक रिपेयर को आगे लें, हमारी कारीगरी किया है, हमने लगाना, दो टांके लगाने हैं, गैस चार्ज कर देनी है। तो ये नहीं, लेकिन जो बंदा काम कर रहा है कंप्रेसर को रिपेयर, उसको गौर करें, वो किसी कैसे रिपेयर कर अंदर से। अगर आपको पता होगा आपके काम में बड़ी आसानी हो जाएगी, अंदर है क्या चीज़ है ये। तो उस मोटर जो है, यानी स्टेटर अपने का ठहरा होगा, स्टेटर को भी बोर्ड लगे होते हैं, अक्सर 4 होते हैं लगे हुए, उनको कसा जाता है। जब दोबारा स्टेटर को चेंज करते हैं तो रोटर स्टेटर के दरमियान, यानी हम फिलर गेज होती है उसके लिए चेक करते हैं कि एक जैसा ही है। ये ना रोटर जो है स्टेटर की एक तरफ करीब हो, एक तरफ दूर हो, वो मोटर गई, सारे काम खराब हो जाए, एम्पेयर बढ़ जाएंगे। रोटर का स्टेटर के अंदर जो है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से एक जैसा फैसला, फिलर गेज डालें एक जैसी, हर तरह एक जैसी हो, ये ना इधर फंस गया इधर लूज हो जाए। वहां पर जो बंदे काम कर रहे हैं वो देखो कैसे कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी तरीका एक्सरे होता है, हम फेफड़ों का एक्सरे करवाते हैं, हड्डियों का एक्सरे कराते हैं, जोड़ों का एक्सरे करवा लेते हैं। कोई पुराना एक्सरे ले लें, काट के 4 रखने के बाद फिर बोर्ड कस के लेते हैं कि 4 पत्रियाँ रख लेते हैं, बराबर आ गई फिर बोर्ड कस लिए, फिर चेक कर लिया। फिर रखने के बाद पहले पूरा टाइट करते हैं, हल्का सा लूज कर लेते हैं वो थोड़ा सा, अब स्ट्रेटर को, अब उसको 4 तो पतली लगाते हैं। अब जिस तरह पतली ज़्यादा टाइट है उसके मुखालिफ साइड से हल्की चोट लगाते हैं। किसके ज़रिए? लकड़ी के थोड़े से है मैनेट से, ताकि वो डैमेज ना हो, स्ट्रेटर डैमेज ना हो। इस तरीके से उसको बिल्कुल गेज की जाती है। बेहतरीन गेज का मतलब यह है कि आपने मोटर को सेफ कर लिया है। वो गेज करने के बाद जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर वाल पेड ख़राब है तो वाल पेड चेंज कर देते हैं। इसके अलावा अगर कनेक्टिंग रॉड खुदा न खासा टूट गया है तो उससे पंप चेंज कर देते हैं। कनेक्टिंग रॉड भी नहीं डाला जा सकता है। मकसद ये है कि पंप A1 होना चाहिए, मोटर बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर एक मोटर चल रही है लेकिन उसकी झरियाँ जो हैं स्टेटर की, उसमें प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के डाला होता है या कंपोजिशन पेपर होता है वो डाला होता है,
लेदराइट पेपर डाला होता है, वो पेपर ना क्रैक हो गया हो, वो कहीं काफ़ी क्रैक हो गया है, धागे टूट गए हैं, तो बाद दफ़ा क्या करते हैं, बेचने वाले धागे डाल के आपको मोटर लगा के दे देते हैं, लो जी काम ठीक है। आपने वो नहीं लेनी जिसके पेपर क्रैक हो चुके हैं, क्योंकि वो किसी वक्त भी धोखा दे सकती है। पेपर क्रैक नहीं होना चाहिए। नंबर 2, स्टेटर जो है, रोटर की जो पतरी हैं उनकी आपने हाइट देखनी है कि 1 इंच और 3 सूत है, तो स्टेटर भी 1 इंच 3 सूत का होना चाहिए। तो अगर वो स्टेटर जो है, ठीक है, वो 1 इंच 5 सूत का है, तो रोटर भी 1 इंच है, यानी दोनों बराबर होने चाहिए। अगर एक उस 1 इंच 7 सूत का है, तो अगर 1 इंच आम जो जनरल साइज है, अगर 1 इंच 7 सूत का होगा, तो 1/3 हार्स पावर का कंप्रेसर जो है वो बनता है। अगर एक सूत 1 इंच 5 सूत है, तो फिर 1/4 का बन जाएगा। अगर 1 इंच 3 सूत का है, 1/5 का बनेगा। अगर 1 इंच 1 सूत है, तो 1/6 का बनेगा। अगर 1 इंच है, तो 1/8 का बन जाएगा। 1 इंच से आधा सूत कम भी हो सकता है, इसी उससे और छोटा हो जाएगा। फिर स्पेशल साइज आ जाते हैं। फिर ये जो आपको तरतीब बता रहा हूँ, ये तरतीब नहीं होगी, क्योंकि उसके स्टेटर रोटर का जो चौड़ाई है सबकी जैसी एक जैसी थी, लेकिन इसकी चौड़ाई वैसी नहीं होगी, फ़र्क डाल देते हैं, वो फिर स्पेशल बनते हैं। यानी कि 1/10 से नीचे चले जाएँ, वो फिर स्पेशल कंप्रेस होते हैं। उनके स्टेटर और रोटर का मामला और तरह का होगा। तो जो आम जनरल चल रहे हैं, उसमें मैंने आपको बता दिया है 1 इंच 1/8, 1/8 का साइज अलग भी हो सकता है, लेकिन 1/6 है, 1 इंच 3 सूत, 1/5 का है, 1 इंच 5 सूत, 5 सूत, और उसके बाद जो बड़े हैं 1/4 है, 1/6 है, तो 1 इंच 3 सूत, 1/5, ठीक है ना, उससे बड़ा हो गया 7 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा हो जाएगा। तो 3 जो है, ठीक है ना, वो 2 इंच के करीब पहुंच जाता है जाकर। 3 तरतीब को देख लेना है। ये ना हो कि रोटर बड़ा हो तो स्टेटर को छोटा लगा दे, मोटर तब भी चलेगी, लेकिन वो अम्पेयर ले ज़्यादा लेकर काम खराब हो जाएगी, काम खराब हो, तो आपने उसके पास खड़े होना है जिससे आपने रिपेयर कराना है। ये बहुत अहम है। उसके बाद स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग हो गई। स्टार्टिंग टर्मिनल, रनिंग टर्मिनल, कॉमन टर्मिनल। तो जहाँ से स्टार्टिंग वाइंडिंग शुरू होता है, वहाँ से एक तार निकलती है स्टार्टिंग की। जहाँ से रनिंग वाइंडिंग शुरू होती है, वो रनिंग तार निकलेगी। और जहाँ पर दोनों तारें इकट्ठी हो जाती हैं, अगले सिरे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ से एक तार निकालती है, वो कॉमन की होती है। तो तीनों तारें निकलने के बाद एक प्लास्टिक की डिबियस होती है, स्ट्रिप होती है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रिप। वो कंप्रेसर के जिस्म के अंदर 3 पिनें होती हैं, एक रनिंग की, एक स्टार्टिंग की, एक रनिंग की। तो तीनों पिनों को क्रॉस किया जाता है आर पार। यानी अगर वो पिन जो है वो यानी 3 सूत बाहर है, तो 3 सूत के अंदर है, एक सूत कंप्रेसर का जिस्म हो गया, ये समझ लें। तो कंप्रेसर के जिस्म में ख़ास डिब्बी से होती है, उसमें गैर मूसल मटीरियल लगाया जाता है, शीशे की तरह बना होता है, वो इतना मजबूत होता है, वो आमतौर पर क्रैक नहीं होता। तो पिन आर पार होती है। तो पिन गैर मूसल उस मटीरियल में से गुजरती है, अंदर भी होती है, बाहर होती है। अगर डोम को सामने रखें, तो ऊपर वाली पिन जो है वो अंदर भी कॉमन है, बाहर भी कॉमन है। अंदर वाली जो है, जो पिन है, जो बाएं तरफ है, आपके दाएं तरफ होगी वो, और जो जो वहाँ दाएं दाएं तरफ है, आपके बाएं तरफ होगी। इस तरीके से लगी वो डिब्बियाँ अंदर लगा देते हैं। अब वो जो प्लास्टिक स्ट्रिप है, डिब्बिया जो है वो जो लगाई हुई है, उसके मुताबिक स्टार्टिंग रनिंग कॉमन बनती है।
अगर अंदर कॉमन ऊपर लगाई हुई है तो बाहर भी कॉमन ऊपर होगी। अगर वो पिनें ऐसे लगी हुई हैं, बनी हुई हैं, तो नीचे की तरफ कॉमन होगी। ये सिलसिला होगा। तो अगर ऐसे है तो ऊपर की तरफ कॉमन है, बाएं तरफ स्टार्टिंग है, दाएं तरफ रनिंग है। जो आम कनेक्शन है, नेचुरल के हैं, जैम के हैं, उसके अलावा दूसरे हैं, टिकमशा के हैं, कई मालिक के जो कनेक्शन ज़्यादातर ऐसे ही हैं। ऊपर कॉमन है, बाएं तरफ स्टार्टिंग, दाएं तरफ रनिंग है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर की तरफ कॉमन है और दाएं तरफ स्टार्टिंग है, बाएं तरफ रनिंग है। उल्टा भी साफ होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ऊपर कॉमन होगी, बाएं तरफ स्टार्टिंग और दाएं तरफ रनिंग होगी। अगर इसको ऐसा उल्टा कर लेंगे तो नीचे की तरफ जो है वो कॉमन है, दाएं तरफ स्टार्टिंग है, बाएं तरफ रनिंग है। तो डेनफास के अंदर ये कनेक्शन होंगे। इन कनेक्शन को हम ध्यान रखना है। अगर गलती से इनको आप गलत ऑपरेट करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो रिले भी इस किस्म की बनी होती हैं। जो कंप्रेसर को चलाने वाले कंप्रेसर को चलाती हैं, वो उनका तलक स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग के साथ होता है, उनके साथ होता है। तो जब कंप्रेसर को स्टार्ट देना होता है, इसका असूल ये है कि दोनों वाइंडिंग में करंट बहा जाता है, दोनों वाइंडिंग मिलकर रोटर को घुमाती हैं। जब रोटर घूम जाता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो ये काम हम खुद भी कर सकते हैं और यही काम रिले करती है। जब हम किसी के घर जाते हैं चेक करने के लिए तो कंप्रेसर नहीं जा रहा, क्या वजह? रिले के लिए स्टार्ट दे रहे हैं तो एम्पेयर बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद जो है ओवरलोड से वो बंद हो जाता है। एम्पेयर बढ़ते हैं, नुकसान होने का खतरा होता है, तो हम उसको बंद कर देते हैं और रिले को उतार कर डायरेक्ट स्टार्ट देते हैं। एक तार कॉमन को डायरेक्ट तार दे देते हैं, एक रनिंग को देते हैं तार। रनिंग की तार जो है, यानी हम ऐसे करें कि वही स्टेप जो है हम उनसे ले लेते हैं जो कंप्रेसर को रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। वो स्टेप जो है वो तीनों पिनों के साथ लगा लेते हैं। एक कॉमन की है, उसको दो तारें पीछे से हम लेकर आते हैं, एक कॉमन के साथ लगाते हैं, एक रनिंग के साथ लगाते हैं। स्टार्टिंग को वैसे रहने देते हैं, तो उस स्टार्टिंग को तार को उसके साथ टच करते हैं। फ्लास के जरिए हाथ से नहीं काम करना, टच करते हैं, पीछे से ऑन करते हैं। उसके बाद एम्पेयर बढ़ जाते हैं, पीछे के एम्पेयर फिर कम हो गया, इसका हम कंप्रेसर स्टार्ट ले लिया। तो वो काम जो रिले ने करना था हमने कर लिया। अगर हमारे काम से वो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है और रिले के जरिए नहीं स्टार्ट होता, खराबी रिले के अंदर है। अगर कंप्रेसर फिर भी स्टार्ट नहीं लेता तो काम ख़राब है। लेकिन ये काम करने से पहले हमें कंप्रेसर की शॉर्ट लाजमी चेक करनी चाहिए। अगर वो शॉर्ट नहीं है फिर ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये हमारा मालूमात मैंने आपको दी हैं किसके बारे में, सील्ड सपोर्टिंग कंप्रेसर, उसके बारे में मालूमात हैं। इससे भी आपके सामने आ गए।